आग नहीं जाती है तो दूसरी पार्टी जिम्मेवार नहीं होगी। इतना डन है? यही है कुछ मौका करने का, और मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं हूं नागपुर का डोली चाय वाला। नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिनमें से 80 करोड़ 80 लाख यूथ की पॉपुलेशन है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टोटल बेरोजगार में से लगभग 83% इंडियन यूथ है। तो ये बेरोजगार यूथ कहां पर बिजी है? इंटरनेट पर। एक आंकड़ा के अनुसार हमारे भारतीय लोग लगभग एक दिन में 7.3 आवर्स फोन पर बिताते हैं, जो कि अमेरिका और चाइना वाले लोगों से भी ज्यादा है। बस इसी चीज का फायदा इन्फ्लुएंसर उठाते हैं। वो फॉलोअर्स गेन करने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म भेदभाव बढ़ाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और गंद फैलाते हैं। ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करके वो अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए ना लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारा जो भोला भाला यूथ है वो भी इनके बहकाए में आ जाता है और इनके पीछे पागल हो जाता है। हमारा जो यूथ है वो अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन इन्फ्लुएंसर के पीछे, इनको देखने के लिए पागलों की तरह भागता दौड़ता रहता है। बोर्ड का पेपर चालू है, हम लोग फिर भी छोड़ के आए हैं आपको देखने के लिए। जल्दी आ जाओ, पेपर है, पढ़ाई छोड़ के आए हैं। तुम सब लोग चाहे अपने लिए एक कोड़ी के भाव हो, पर क्या पता है इन्फ्लुएंसर के लिए तुम सब एक करेंसी हो। इसीलिए ये सारे इन्फ्लुएंसर तुम सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो बड़ी बड़ी कार खरीद सके, अपनी लग्जरियस लाइफ जी सके। और क्या आपको पता है ऐसी घटिया हरकत करने के बाद फॉलोअर्स किनके बढ़ते हैं? इन इन्फ्लुएंसर के। पैसा कौन कमाता है? ये इन्फ्लुएंसर कमाते हैं। फेमस कौन होता है? इन्फ्लुएंसर होते हैं। टाइम वेस्ट किसका होता है? बेरोजगार यूथ का होता है। और बेरोजगारी बढ़ती है किनके अंदर? यूथ के अंदर। तो तुम्हारा कहीं फायदा नहीं है, ये घटिया हरकत करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इन्फ्लुएंसर घटिया से घटिया हरकत कर कर अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और किस तरीके से ये अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, बट एक्चुअल में वो अच्छे होते नहीं है। सबसे पहला है फाइट एंड कंट्रोवर्सी। हाँ अनुज भाई, क्या आपको लड़ाई देखने में मजा आता है? अबे ले, कैसी बात कर रहा है? वो तो हमारी रोजी रोटी है भाई, रोजी रोटी। उसके बिना तो हमारा पेट ही नहीं भरता। जब भी भारत की गलियों में लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग अपना काम धंधा छोड़कर उसी लड़ाई को देखने लगते हैं और मजा उठाने लगते हैं। देखो, इसी चीज का फायदा ये इन्फ्लुएंसर उठाते हैं। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एल्विश यादव मैक्सटन की तरफ आता है और मैक्सटन को धोकर चले जाता है। पूरी वीडियो नहीं लगा सकता क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अब देखो, इन्हीं दोनों की लड़ाई होने के बाद सारे यूट्यूबर और फॉलोअर्स दो भागों में बट गए। कोई मैक्सटन की सपोर्ट में आ गया तो कोई एल्विश यादव की सपोर्ट में आ गया। और बहुत सारे फॉलोअर्स ने तो मैक्सटन के घर के बाहर जाकर सिस्टम 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 के नारे ही लगा दिए। और अगले ही दिन मैक्सटन एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है कि भाई एल्विश यादव ने उसको फिजिकल हर्ट करा है। पर उसके ही अगले दिन एल्विश यादव और मैक्सटन दोनों साथ में आ जाते हैं और वीडियो बनाते हैं कि भाईचारा ऑन टॉप। और एल्विश यादव 1 मिलियन होने की खुशी का केक भी कट करवाने की बात करता है। अच्छी बात है, लड़ाई जल्दी छूटनी चाहिए। भाई को बताइए 1 मिलियन फॉलोअर की बधाई हो भाई को। हाँ, केक काट लेंगे जी। अभी 1 मिलियन का केक कटवाएंगे इसका। हाँ ठीक है। पर शॉकिंग बात ये होती है कि उस घटना के अगले ही दिन एल्विश यादव और मैक्सटन का एक गाना लॉन्च हो जाता है। तब सबको पता चलता है कि भाई जो ये पूरी लड़ाई झगड़ा, ये कंट्रोवर्सी थी, वो एक्चुअल में इस सॉन्ग का एडवर्टाइजमेंट करना था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। अब आप यहाँ देखना कि जो ये वीडियो बनाई गई थी उसका बिल्कुल एंगल बिल्कुल सेट था, सब कुछ बिल्कुल सेट थी। अब आप खुद बताओ कि कोई पिटता हुआ आदमी इस तरीके से शूट कर सकता है? ये पहले से ही प्लान था। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हर एक गाने को बनने में 30 से 40 दिन लगते हैं और इनको अगले ही मतलब रात में लड़ाई हुई और सुबह गाना ही लॉन्च हो गया। मतलब कि कुछ घंटों में ही गाना लॉन्च कर दिया। ये साफ साफ दिखता है कि इनकी जो ये कंट्रोवर्सी थी ये सारी फेक थी। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर आप सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। एक न्यूज़पेपर ने भी बताया कि जो मैक्सटन और एल्विश यादव की जो लड़ाई थी वो फेक थी। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, इस पूरी कंट्रोवर्सी में
फायदा किसका हुआ? मैक्सटन और एल्विश यादव का। इनका सॉन्ग नंबर 1 पर रैंक करा। पैसा किसने कमाया? इन दोनों ने कमाया। फॉलोअर्स किनके बढ़े? इन दोनों के बढ़े। बट एक्चुअल में बेवकूफ कौन बना? जो इनका फॉलोअर्स था वो बना। बेवकूफ बनकर इन्होंने इन दोनों को फॉलो करा था। अब आप यहाँ खुद देखो कैसे ये यूथ बेकार में मैक्सटन के घर के नीचे सिस्टम के नारे लगाकर अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरी कंट्रोवर्सी थी रजत दलाल और राजवीर सिंह के बीच में। अभी एल्विश यादव और मैक्सटन की लड़ाई छूटी ही थी कि इतने में इंस्टाग्राम पर एक और पंगा खड़ा हो गया राजवीर सिंह और रजत दलाल के बीच में। दोनों के दोनों एक दूसरे को मारने की धमकी देने लगे। दोनों के दोनों अपनी बिरादरी समाज के लोंडों को इकट्ठा करने लगे कि भाई तुझे वहां मारेंगे, तुझे वहां मारेंगे। बट एट द एंड हुआ क्या? दोनों का लड़ाई झगड़ा एक जगह बैठकर शॉर्ट हो गया। इनका लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। अब आप ये बताना कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में फायदा किसका हुआ? रजत दलाल और राजवीर सिंह का, क्योंकि यही दोनों लोगों की नजरों में आए, फेमस हुए, इन दोनों के ही फॉलोअर्स बढ़े। बट एक्चुअल में आपको पता है ये सारा झगड़ा सिर्फ फेक था। ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने के लिए ये घटिया हरकत करी गई थी। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो 2 पार्टनर्स होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी पर्सनल फोटो सेंड करते हैं, तो वो कभी स्टेटस पे लगाते हैं या कभी उन फोटोज को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं? नहीं, खुद देखकर डिलीट कर देते हैं। बट जब कोई व्यक्ति स्टारबक्स में जाता है तो वो अपनी फोटो हर एक प्लेटफॉर्म पर डालेगा, क्योंकि पता है वो उस फोटोज को सबको दिखाना चाहता है। यही घटिया हरकत इन दोनों लोगों ने करी। अगर जो इनको लड़ना था भाई चुपचाप जाते, लड़के मर गिर के कुछ भी करते, लोगों को क्या दिखाने की जरूरत थी? अगर जो आपस में ही लड़ाई करनी थी भाई एक दूसरे के चैट पर जाते, गाली बकते, कुछ भी करते। लेकिन इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया कि भाई देखो ऐसे ऐसे घटना घटी है, ये हुआ है, वो हुआ, ताकि लोगों का अटेंशन उन लोगों को मिल सके। अब इनमें फायदा टोटली उनका होता है जो कि लाइमलाइट में आ रहे हैं, पर बेवकूफ बनते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं रहता कि किस तरीके से उनका यूज कर रहे हैं। अब आप खुद देख लो कि ये है तुम्हारे इन्फ्लुएंसर जो कि अहिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई फेमस होने के लिए ऐसी घटिया हरकत करो। दूसरी घटिया हरकत है फेक इंफॉर्मेशन। बहुत से इन्फ्लुएंसर फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि भाई पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो गई। Poonam Pandey's team has confirmed her demise. She succumbed to cervical cancer. Poonam was diagnosed with cancer a few months ago. पर ये पागल औरत अगले ही दिन एक वीडियो और सेंड करती है और बताती है कि मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब तो सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए की गई थी। बट आप लोग अभी से देवी मत मानने लग जाना कि एक दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए एक पॉलिसी लाए थे, जिसके बाद पूनम पांडे को लगा भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है फेमस होने के लिए। पूनम पांडे ने अवेयरनेस के सहारे इस सर्वाइकल कैंसर का किस तरीके से मजाक बनाया है। तुम्हें पता है ये एक एडल्ट स्टार है जिसके फॉलोअर्स कोई 9 से 14 साल की लड़कियां नहीं है और ना ही कोई गरीब लड़कियां हैं, बल्कि इस पूनम पांडे के फॉलोअर्स तो मोस्टली ठरकी लड़के हैं जिन्हें मोस्टली गर्ल्स को नेक्ड देखने में मजा आता है। अब आप खुद देखो क्या ऐसी लड़की सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा सकती है जिसके फॉलोअर्स खुद ही सारे के सारे लड़के हैं, वो भी अलग ही माइंडसेट के। और पूनम पांडे के लिए ऐसी घटिया हरकत कोई नई बात नहीं है, ऐसी हरकत वो पहले ही कर चुकी है। 2011 में भी पूनम पांडे ने कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है मैं बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाऊंगी, नेक्ड हो जाऊंगी। कह रही हैं कि स्ट्रिप कर सकती हैं इंडियन टीम के लिए अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। किसने ये आइडिया दिया आपको और कहां से ये ख्याल आया? पर जब ये मौका आया, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, तो वो एक इंटरव्यू में आकर साफ साफ क्लियरली बता देती है कि ये सब हरकत तो मैंने फेमस होने के लिए करी थी, वरना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। अब आप खुद देखो कि आप इन जैसे इन्फ्लुएंसर को अपना आइडॉल मानने लगते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दूंगा बेले गिब्सन का, जिनने पूरी दुनिया में पूर दिया था कि भाई मुझे कैंसर हो गया, और वो उसी के साथ ये बताती रही कि मैंने इस डाइट को फॉलो करा जिसके बाद ये कैंसर जैसी बीमारी से मैं निकल पाई। और आपको पता है उस डाइट बुक को उस लेडी ने लगभग $3 लाख का सेल करा था। पर बाद में जब ये घटना बहुत ज्यादा फैल गई थी तब उसके बाद तहकीकात हो गई, बेल गिब्सन की तहकीकात हुई, तो तब पता चला कि उस लड़की को कोई भी कैंसर वगैरह कुछ नहीं था। ये सब तो फेक इंफॉर्मेशन थी फेमस होने के लिए और पैसा कमाने के लिए। पर इसका भी उसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ा था बेल गिब्सन को। उसके सारे के सारे अकाउंट
बैन हो गए और लगभग $4 लाख का भुगतान भरना पड़ा था। अब आप खुद देख सकते हो, खाली फॉलोअर्स को ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर को भी कभी कभी धोखा देखने को मिल जाता है। थर्ड है फूड व्लॉगर। देखो जो ये फूड व्लॉगर हैं वो भी आजकल इन्फ्लुएंसर में काउंट होते हैं और 4 तरीके के फूड व्लॉगर होते हैं। एक होता है जेन्युइन फूड व्लॉगर, जो कि भाई किसी भी स्टॉल पे जाकर जेन्युइन फूड का रिव्यू करते हैं। दूसरे होते हैं पेड फूड ब्लॉगर, जो कि भाई पैसा लेके किसी भी स्टॉल का या किसी भी रेस्टोरेंट का रिव्यू करते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं ठरकी फूड ब्लॉगर, जो कि उन्हें घंटा खाने से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए मैटर करता है कि कौन सी रेडी पर सुंदर सी लड़की खाना लगा रही है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि दीदी वड़ा पाव वाली, उस लड़की को भाई इन्होंने ऐसा सेलिब्रिटी बना दिया जैसे कि वो ठेली नहीं लगा रही बल्कि करोड़ों का बिजनेस कर रही हो। फोर्थ नंबर पर आते वो फूड व्लॉगर जो छपरियों को फेमस कर देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो डोली की टपरी को इतना फेमस कर दिया कि वो बंदा बेतुके की रील बना रहा है अलग ही एटीट्यूड में, खुद ही क्वेश्चन मारता है, खुद ही डायलॉग मारता है और खुद ही बेतुके का एटीट्यूड दिखाता है। पूरा देश मालदीव को बॉयकॉट कर रहा है और ये इकलौता बंदा हमारे देश से मालदीव घूमने जा रहा है। तभी कहते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर व्यक्ति के लिए। जहां पहले के युवा टीना डाबी, रतन टाटा, मिल्खा सिंह को अपना आइडल मानते थे और इस ऐसे जॉब के लिए आकर्षित होते थे, अब डोली की टपरी वाले छपरी चाय वाले को अपना आइडल मानने लगे और अपनी डिग्री छोड़ छाड़ के ये अलग अलग के ठेले वाले बन रहे हैं। जैसे बीटेक पानीपुरी वाली, बीएड चाय वाली, आईएएस चाय वाला, पीएचडी चाय वाला, इंजीनियर वड़े वाला, बीए पास चिकन वाला। भाई अब ये बताओ, मैं भी अपनी डिग्री में आग लगाकर मैं भी बन जाऊं अनुज मोमोज वाला। अब आप खुद सोचो, इन लोगों को देखकर अब पढ़ाई लिखाई करने वालों की इज्जत नहीं रही। अब बच्चे इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं रहे। पहले तो पढ़ते ही नहीं थे, अब और भी नहीं पढ़ेंगे। अब इनका माइंडसेट बन गया, अब क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे, छोड़ छाड़, हम तो खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, ठेला लगाएंगे, करोड़ों छापेंगे। बट रियलिटी ऐसी है ही नहीं। ठेले वाले अच्छा कमाते हैं बट बहुत अच्छा नहीं कमाते। इनका ठेले वालों का क्या एग्जाम्पल दूं? मैं MBA चाय वाले का एग्जाम्पल देता हूं, जिनकी फ्रेंचाइजी 30 लाख में बिकती है। वो भी बताते हैं कि उनका 600 रुपए की ही बिक्री होती है भाई। तो सोचो ठेले वालों का क्या हाल है। पंचायत बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। और क्या आपको पता है इन ठेले वालों की कमाई कब तक है? जब तक कि फूड ब्लॉगर इनके पास जाकर वीडियो बना रहे हैं। जिस दिन इनका जाना खत्म, समझ लेना ठेले वालों की, जो कि तुम्हारे आइडल है, उनकी कमाई भी खत्म। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं, देखो मुझे कुछ इन ठेले वालों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत उन लोगों से जो ये फूड ब्लॉगर की वजह से इन लोगों को देखते हैं, इन्हें अच्छा आदमी मानने लगते हैं, इन्हें पैसे वाला मानने लगते हैं और अपनी डिग्री छोड़ छाड़ कर ठेले वाले बन जाते हैं। जिसके बाद एट द एंड होता क्या है कि इनकी खुद की बिक्री नहीं होती और अपनी डिग्री तो आग लगा ही चुके होते हैं ये। अब आप खुद सोचो यार, देश आगे इनोवेशन से बढ़ता है और इनोवेशन करने वाले जो जीनियस लोग ही हैं अपनी डिग्री छोड़ छाड़ कर ठेले वाले बन रहे हैं। पहले अनपढ़ लोग तो ठेला लगाते ही थे, अब पढ़े लिखे लोग भी ठेला लगा रहे हैं। ऐसे चलेगा हमारा देश? अगर तुम लोगों को स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए इनोवेशन लाओ, पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग लाओ। पता है आपको, MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार वालों का खुद का इनोवेशन था, खुद का माइंडसेट था, और तुम सब लोगों ने इनका क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करी है। ये तो आबाद होंगे लेकिन तुम पक्का बर्बाद हो जाओगे इस चक्कर में। इसलिए जो फूड व्लॉगर होते हैं ना, ऐसे इन्फ्लुएंसर भी यूथ के हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। फोर्थ है रिलीजन। आज के समय में सिर्फ सरकार ही वोट लेने के लिए धार्मिक भेदभाव नहीं बढ़ाती, बल्कि ये काम इन्फ्लुएंसर ने भी अपना लिया है। बहुत से इन्फ्लुएंसर अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाते हैं, अपनी कार पर हिंदू लिखवाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई हिंदू के रक्षक हैं हम, अदर धर्म के लोगों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो लोग हिंदू हिंदू कहकर देश के कट्टर हिंदुओं को अट्रैक्ट करते हैं, अपने फॉलोवर्स बढ़ाते हैं। बट एक्चुअल में क्या वो ऐसे होते हैं? क्योंकि रियलिटी में तो वो गाने में आदाब भी करेंगे। जिसने माता सीता का और राम का बुरा भला कहा था, उसको गले भी लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आदाब करना या दूसरे धर्म के लोगों को गले लगाना गलत है, लेकिन अपने फॉलोअर्स के मन में इतना ज़्यादा जहर घोलकर खुद की रियलिटी कुछ और दिखाना, ये तो गलत है। अब देखो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के मन में ऐसे लोगों ने जहर घोल दिया है, जिसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे ही एल्विश ने मुनावर को गले लगाया ना, उसके बाद ट्रेंड करने लगा धोखेबाज हिंदू, गद्दार हिंदू, फ्रॉड हिंदू एल्विश यादव। दूसरा है
थारा भाई छुछुंदर। वैसे तो वो राम भक्त है, पर राम की कसम देकर लाइक और शेयर बटोरेगा भाई साहब जी। श्री राम जी की कसम है, ये वीडियो इतनी शेयर करना ताकि अंकल की मदद हो पाए। देखो अब आप खुद देखो यार, ऐसे इन्फ्लुएंसर राम का नाम लेकर अपने फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म की डेफिनेशन है अपने धर्म का सम्मान करो और दूसरे धर्म का आदर करो। और ऐसे लोगों का क्या डेफिनेशन है हिंदू धर्म को लेकर कि अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे धर्म की मां बहन करो। अब मैं फाइनली ये कहूंगा कि देखो इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैटर ये करता है कि आप लोग किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, क्या वो आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल निभा भी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।